हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में अगला टॉपिक सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in solvent, solution is categorized in three categories. That means we have three types of solution. It is the first, saturated solution. That means a solution which contains the maximum amount of solute where the further addition of the solute cannot take place at a given temperature is called what? Saturated solution. So according to that, a solution which cannot dissolve any amount of solute further at a given temperature is called saturated solution. तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में क्या है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है ये ऑलरेडी इतना है कि हम लोग फर्दर उस गिवन टेम्परेचर पे सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। अब सोल्यूट का डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज़ करें तो सॉल्यूशन का एडिशन हो सकता है, वो अलग कंडीशन है। यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहा है कि गिवन टेम्परेचर हो, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो मैक्सिमम है, फर्दर एडिशन ऑफ सोल्यूट पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है कि ये ठीक उसके अपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या है? बहुत कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व है, आप और सोल्यूट को ऐड कर सकते हो अपने सॉल्यूशन में। दैट मीन्स अ सॉल्यूशन इन विच द मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स वी कैन ऐड more amount of solute at the given temperature, so it is unsaturated solution. The next, it is supersaturated solution, where a solution in which the amount of solute is more than it can dissolve at a given temperature. यानी कि अब कंडीशन ऐसा हो गया कि इसने इतना ऐड कर लिया है यहाँ पे सोल्यूट को कि अब यहाँ पे अगर आप सोल्यूट को ऐड करोगे तो फिर क्या होगा? वो सोल्यूट बाहर आने लगेगा, उसका प्रिसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम से भी ज़्यादा आपने अमाउंट ऐड कर लिया है किसका? सॉल्यूट का। अब फर्दर एडिशन जो है सॉल्यूट का पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टर्म इज solubility. Actually, solubility may be defined as the amount of solute which is dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature. So it is what? The maximum amount of solute. यानी कि अब आप फर्दर इससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हो at a given temperature. देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, solubility depends on temperature. So if you increase or decrease the temperature, then solubility may also change. That means amount of solute dissolved in the solution may change. Okay, so you have to always keep in mind that when you're going to dissolve any solute in the solvent, then you have to keep the temperature constant. तो उस टाइम आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा, तभी आप सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया? इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट है और फिक्स कर दिया गया है कि पर 100 ग्राम ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट। तो जो सॉल्युबिलिटी होगा वही हमारा क्या होगा? गिवन टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूट की। ओके, कुछ फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि किसी लिक्विड में सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है सम फैक्टर्स, लाइक इट इज़ नेचर ऑफ सोल्यूट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये कुछ डिटरमिनिंग फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट या कौन सा सोल्यूट किस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो हमारा पहला आता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दैट मीन्स द टाइप ऑफ
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ हमेशा याद रखना है एक टर्म लाइक डिजॉल्व लाइक, इससे भी अच्छा चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, ठीक है। तो ये टर्म याद रखेंगे, यानी जो जैसा है उसकी संगति उसी के साथ होगी, यानी कि उसकी फ्रेंडशिप जो होगी वो एक साथ होगी। दैट मीन्स फॉर द फ्रेंडशिप द नेचर ऑफ द पर्सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर उनके नेचर, उनके माइंड नहीं मिलेंगे तो उनकी दोस्ती बहुत मुश्किल से हो पाती है। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही है। पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, दैट मीन्स the solute which dissociates into ions or which have some dipole moments, which have some difference of electronegativity between the two combining atom, then these are known as actually what? Polar molecules। तो हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं, जैसे आयनिक सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सारे के सारे कंसिडर किए जाते हैं कि पोलर हैं। उनको अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करोगे, वाटर में डिज़ोल्व करोगे, तो वाटर भी क्या होता है? पोलर होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने से ये पोलरिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये पोलर जैसा बिहेवियर, यानी कि ये पोलर मॉलिक्यूल होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो वाटर को माना ही जाता है, कंसिडर ही किया गया है, वाटर इज़ व्हाट? वाटर इज़ द यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट। नाउ द ऑल काइंड ऑफ पोलर सब्सटेंसेज। तो अब पोलर आप कैसे पहचानोगे? तो वो सब्सटेंसेज जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो और उनके कम्बिनेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो उनको हम लोग मानते हैं कि वो पोलर हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इनको डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, या फिर वो क्या करेंगे? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, ये वाटर के साथ क्या हो जाएंगे? तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे और ये हाईली सोल्यूबल होंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो ये जो गैसेज हैं ये थोड़े लेस सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ सॉलिड की ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग सॉलिड की ही बात करें। गैस के टाइम में हम लोग गैस की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पोलर सब्सटेंसेज हैं, जिनमें पोलरिटी प्रोड्यूस है, जिनमें आयनिक डिफरेंस है या चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इनके कम्बिनेशन से कंपाउंड बने हैं, या फिर वैसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, वो भी हमारे क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। या फिर वैसे मॉलिक्यूल जिनके कंबाइनिंग एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई हो, तो वो सब के सब पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो हाईली सोल्यूबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसके पीछे कुछ और भी रीज़न है। जैसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में जब आयनिक सॉलिड्स को डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ये एनर्जी एक्चुअली क्या करता है? अगर ये एनर्जी उनके लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? लैटिस बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ओके और फिर वो आसानी से उसमें क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगा। अदरवाइज आयनिक सॉलिड्स आर ऑल्सो समटाइम्स इनसोल्युबल, वो भी क्या हो जाते हैं? कभी कभी इनसोल्युबल हो जाते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में उन सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो उन आयनिक सॉलिड्स के क्रिस्टल बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो ये हो जाता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट इन केस ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स वेयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस, they are non-ionic solids, at that condition they dissolve in where? In non-polar solvent like carbon tetrachloride, like alcohol, like carbon disulfide, ether. These are the non-polar solvent where you may dissolve those compounds which are non-polar. तो यहाँ हमने एग्जाम्पल भी लिया है, sodium chloride is dissolved in H2O. This is because of it is considered as ionic solid and it is easily dissolved in where? H2O. While while I2, iodine is also a solid, but it is a non-polar, so it can dissolve in a non-polar solvent like alcohol or carbon tetrachloride. So it is most important determining factor of what?
the solubility. Next, effect of temperature. It is depends on the type of डिसोल्यूशन. एक्चुअली आप जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन किस तरह का है. इफ़ इट इज़ एंडोथर्मिक, then with the increase in temperature the solubility increases, and if it is exothermic then with decrease in temperature the solubility increases. Actually ये जो प्रोसेस हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्चुअली ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दी ली चेटलियर प्रिंसिपल. एक्चुअली जब हम लोग सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी के केस में क्या देखते हैं कि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में जब डिज़ोल्व हो रहा है तो वो एक्चुअली एक रिवर्सिबल प्रोसेस शो करता है. तो अगर मान लो कि अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइट में एनर्जी देंगे यानी टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे. तो रिएक्टेंट साइट यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. नेक्स्ट, अगर ये एक्सोथर्मिक है यानी प्रोडक्ट साइड यानी सॉल्यूशन साइड में आप क्या लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे. तो उस केस में क्या होगा कि आप जो एनर्जी दे रहे हैं अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो प्रोडक्ट साइड में बढ़ने लगेगा तो सॉल्युबिलिटी बैक होने लगेगा, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्यूशन डिसोसिएट होने लगेगा. इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको टेम्परेचर को या तो कांस्टेंट रखना होगा उस फिक्स टेम्परेचर पे, या धीरे धीरे उसको हमेशा क्या करना होगा, डिक्रीज़ करते रहना होगा, जिससे सॉल्युबिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो. ठीक है, उसका इक्वेशन देखिए कैसे है. तो यहाँ हम लोग देख रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस में ली चेटलियर प्रिंसिपल जो होगा वो फॉलो होगा. तो अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो फिर क्या करना होगा, हीट देना होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी. फिर अकॉर्डिंग टू ली चेटलियर प्रिंसिपल, इफ़ वी डिक्रीजेज द टेम्परेचर देन इट इंक्रीजेज व्हाट, सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक. तो यहाँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे आप ली चेटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करो तो आपको आसानी से मिल जाएगा नेचर ऑफ द सॉल्युबिलिटी. ओके, या प्रोसेस ऑफ द सॉल्युबिलिटी. हमारा नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो जानो कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं. सॉलिड तो कंप्रेसिबल होता ही नहीं है, आप उसको कंप्रेस कर भी नहीं सकते हैं. बचा लिक्विड, तो लिक्विड जो है स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, तो हम लोग मान ही लेते हैं कि दे आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल. एट दैट कंडीशन solid and liquid are almost incompressible, so there is no effect of pressure on solubility. तो यहाँ पे होता क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है सॉलिड और लिक्विड की, तो यहाँ पे कितना भी प्रेशर लगा लो कोई इफेक्ट नहीं होता है. प्रेशर डिक्रीज हो या इंक्रीज हो डजेंट मैटर, सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. ये स्पेशली सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के लिए है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व की. इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कोई सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है. ठीक है, जैसे हमारा कंडीशन क्या है, तो कर्व ऑब्टेन बाय ड्राइंग दी ग्राफ बिटवीन व्हाट सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व. यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं सॉल्युबिलिटी में और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो हमें आपको क्या मिलता है, जो कर्व मिलता है वो कर्व हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी कर्व. तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉलिड. तो जैसे हमारा पहला है आयनिक सब्सटेंसेस हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. यानी कुछ ऐसे आयनिक सॉलिड्स हैं जिनको हम लोग डिजोल्व करते हैं तो टेम्परेचर जो है हम लोग क्या करें, कितना भी इंक्रीज करें, इनकी सॉल्युबिलिटी का कर्व जो है वो डिक्रीजिंग होने लगता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने लगता है. ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली कंडीशन आप यहाँ पे आ गए कि इनके सॉल्युबिलिटी से, इनके डिसोल्यूशन से क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा है. और जब अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी. तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू सॉल्युबल होते हैं, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जिससे टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी कर्व जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. तो यहाँ हमारा नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ आयनिक सब्सटेंस विच ऑन डिजॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन requires amount of energy to dissolve in it. It means that it is endothermic process.
and in case of endothermic process the increase in temperature increases the solubility। तो इस तरह के आयनिक सॉलिड जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, इसका सिंपल मीनिंग है कि इनको डिज़ोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हीट देना होगा। दैट मीन्स इनका जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक होगा। ओके, नाउ द थर्ड टाइप, ये जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, यानी कि ये कुछ डिफरेंटली शो करने लगते हैं। और इसके पीछे रीज़न होता है इनका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। जैसे आप देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड जो है ये हेक्साहाइड्रेट है और ये फिर टेट्राहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये फिर डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है जब हम लोग हीट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर दे चेंज देयर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म एंड ड्यू टू दैट देयर solubility also varies but not according to the sharply either decreases or increases, but it shows some different behavior. Likewise for sodium sulfate decahydrate, it is sodium sulfate and decahydrate, यानी कि यहाँ सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, क्रिस्टल के बाहर आ गए। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये वैसे आयनिक सब्सटेंस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, यानी यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और इसके अकॉर्डिंग इनकी सॉल्युबिलिटी वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ। तो इसके पीछे रीज़न क्या हुआ कि ये जो सब्सटेंसेस हैं इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से डिफरेंटली शो कर रहा है। ये टेम्परेचर के साथ कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसके पीछे एक्चुअल फैक्ट ये है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू देयर वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म टू अदर, यानी ये अपने आप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते रहते हैं और इनके चेंज होने से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी क्या करती है, वो भी कंटिन्यूसली वेरी नहीं करती है, ये डिफरेंटली वेरी करती है। ओके, तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो पहले इसको आप लोग क्या करो, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरह से है। तो हमारा पहला है नेचर ऑफ द गैस। एक्चुअली the gases which can easily liquefiable, that means the gases which have higher value of van der Waals force constant A, जिसके लिए भी A की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो बहुत ही आसानी से वाटर सोलुबल होता है। एक्चुअली सोलुबिलिटी जो है कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो ईजिली सोलुबल होगा। तो वैसे सभी मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं वो ईजिली सोलुबल होते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर वो मॉलिक्यूल जो है जा कर के उसमें डिसोसिएट हो जाए आयंस में, तो उसकी भी सॉल्युबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हम लोग नेचर ऑफ गैस के अकॉर्डिंग देखें तो जिसका वैल्यू जो है, यानी कि जो भी गैस जिसकी वैल्यू van der Waals कांस्टेंट की ज़्यादा हो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका कम होगा वो कम होगा। जैसे SO2 CO2 इनके लिए क्या होता है, van der Waals की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट की वैल्यू वो हाई होती है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू N2O2 एंड H2। इनके लिए van der Waals कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है A का वैल्यू वो कम होता है, यानी लेस होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो गैसेज जो हैं जो आसानी से क्या जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो ज़्यादा सोलुबल होते हैं, और वो गैसेज जो आयोनाइज नहीं होते हैं वो सोलुबल नहीं होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें SO2 की या फिर HCl की, तो ये जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो ये आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारा SO2 है, इसको हम लोग H2O में डिज़ोल्व कर रहे हैं SO2 को, तो आप देख सकते हैं ये आसानी से क्या हो जाता है कि ये बना लेता है H2SO3 और ये आयोनाइज हो जाता है आयंस में। तो ये देख लीजिए ये आसानी से क्या हो गया, सोलुबल हो गया। तो ये हो गई सोलबिलिटी का रीज़न कि वो गैसेज जो आसानी से क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनकी सोलबिलिटी ज़्यादा होती है
कंपेयर टू द अदर सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसियस एक्सपेंशन बढ़ता है, और गैसियस एक्सपेंशन बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे कहता है कि जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है, गैसियस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये टेम्परेचर से इन्वर्स रिलेशन शो करता है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होने लगती है। तो इस तरह से हो जाता है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द नेचर ऑफ द टेम्परेचर। अब आते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हेनरीज लॉ आएगा, और यहीं से हम लोग हेनरीज लॉ का स्पेशल केस देखेंगे, राउल्ट्स लॉ, और तब शुरू होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सब 1 by 1 आएगा। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहले आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट with the increase in pressure the solubility of the gas increases. Actually Henry gave a relationship between the mass of the gas and the pressure of the gas. तो यहाँ पे एक्चुअली हेनरी ने क्या किया, इनके बीच एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया कि हम लोग कितना अमाउंट ऑफ गैस, कितना मास जो है गैस का डिजॉल्व हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्यूशन में, उसका प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होगा उन्होंने फाइंड किया। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ द gas is directly proportional to the pressure of the gas at a constant temperature. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट को कांस्टेंट कीजिए, और तब इनके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। दैट मीन्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट और द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो यहाँ से ये रिलेशन होता है, मास ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और इस रिलेशन से हमें क्या मिलता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मिलता है। और ये एक्चुअली क्या होता है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे। ठीक है, अब हम लोग हेनरीज लॉ का एलिब्रेशन और इसका एक्सप्रेशन विथ इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एज वेल एज इट्स एप्लीकेशन, ये सारे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।